जय हिंद जय भारत। आज वीडियो हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में नेशनलिज्म यूरोप की बात करी। हमने देखा किस तरह से फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया था, जो क्रांति आई थी, नेशनलिज्म आया था, वो सारे के सारे यूरोप पार्ट्स में फैल गया। फिर इटली ने कैसे फ्री करा अपने आप को, जर्मनी ने कैसे करा, ब्रिटेन ने कैसे करा, फ्रांस ने, अब सब समझा। अब हमारा एनसीईआरटी का 7 चैप्टर हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हमें जानना है इंडिया में नेशनलिज्म की भावना कैसे फैली, कैसे हमारा देश मूवमेंट हुए, नॉन कॉपरेशन हुए, सिविल डिसोबेंट हुआ, कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, किस तरह से चीजें हुई। सबसे पहले हम रिकैप में चलते हैं। 1914 का टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। अगर आपको पता हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार 5 साल चलता है, 1914 से 1918 तक चला। अब जब वर्ल्ड वार होता है तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थे, अभी तो नाम वर्ल्ड वार रखा गया। अब हुआ क्या है, दो हिस्सों में बटा हुआ था वर्ल्ड वार। एक तरफ थे एलिड पावर और एक तरफ थे सेंट्रल पावर। एलिड पावर कौन कौन से थे? रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान। एक तरफ होगा रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जर्मनी, ऑटोमन और छोटी छोटी कंट्रीज भी इनके साथ और मिलती गई दोनों तरफ से। लास्ट में जीतता कौन है? इसमें जीतते हैं रशिया, एलिड टीम, है ना, एलिड पावर जीत जाती है। अब इसका हमारी कंट्री के नेशनलिज्म से क्या लेना देना? देखो, आपको ये तो पता है इंडिया से वहां से कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। कॉलोनी क्या होती है यार? जब किसी भी कंट्री पे कोई बड़ा देश राज करता है, उसको अपने कैप्चर में, तो उसको कॉलोनी कहते हैं। ब्रिटिशर की जो कॉलोनी थी इंडिया, मतलब कई सारी कंट्रीज पे ब्रिटिशर का कैप्चर था। अब जब भी देखो किसी भी कंट्री किसी के अंडर हो जाएगा तो उसको अपने हिसाब से चलाएगा। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके इम्पैक्ट क्या थे? सबसे पहले इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर थे, मान लो लड़ाई हो गई, आप रशिया यूक्रेन वॉर को देख लो। यूक्रेन 8 महीने से लड़ रहा है, या रशिया भी 8 महीने से लड़ रहा है। तो आप देखो क्या डिफेंस एक्सपेंडिचर है, मिसाइल होगी, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, जितने भी AK-40, जितने भी मिसाइलें हैं, जितने वेपन्स है, सब है, खर्चा लगेगा और बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। तो अब इतनी लड़ाई क्योंकि लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। अगर हार जाएंगे तो दूसरी कंट्री कैप्चर में आ जाएंगे, इनकी आर्मी आ जाएगी, इनको गुलाम बन जाएंगे। तो पूरा ध्यान एक कंट्री का लड़ाई जब होती है उसी पे होता है कि लड़ाई कैसी दे। कोई प्रोडक्शन नहीं होता, कोई किसी में कोई फैक्ट्री नहीं चलती, कोई मशीनें नहीं चलती, कोई कंट्री की इकोनॉमी नहीं बढ़ती, सब ठप हो जाता है। तो जब ऐसा हुआ तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया। ब्रिटेन को लड़ाई के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, बहुत सामान। अभी पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? इन्होंने हमारे इंडियन से लूटा। यही क्या करते थे, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, सामानों पर ड्यूटी बढ़ा दी, इंडियंस पर टैक्स बढ़ा दिया। ये ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे बहुत अत्याचार करे। जब मैं हिस्ट्री की वीडियो बनाता हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि जब मैं वीडियो बनाऊं तो जब ये वीडियो खत्म हो तो आपको ब्रिटिशर्स से नफरत होनी चाहिए, उतनी नफरत होनी चाहिए जितना मुझे नफरत। इनके लिए कोई सहानुभूति ना हो, इनके लिए कोई हमदर्दी। उन्होंने हमारे देश पे अत्याचार करा, हमारे देश का पैसा लूटा, सामान बाहर ले गए, हमारे देश कल्चर खराब करा, सब करा इन ब्रिटिशर्स ने। तो सबसे पहले इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जिसके पूरी करने का टैक्स बढ़ाए, और इन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई और भी कई सारे जीटी टैक्स लगाए। सेकंड है प्राइस ऑफ गुड डबल बिटवीन 1913 19। अब पूरा वर्ल्ड वार चल रहा है, पूरी सारी कंट्री ऐसा लड़ाई में बिजी है, तो जो सामान है वो भी तो नहीं मिलेगा भाई। अब मान लो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अब तुम वहां रशिया से कोई सामान मंगा सकते हो? इस टाइम पे है ही नहीं, मतलब है वहां जान बचानी मुश्किल है। लोग सोच रहे जान कैसे बचाएं, तो जो भी रशिया से सामान आता होगा नहीं मिल पाएगा, जो भी यूक्रेन से आ रहा है, प्रोडक्शन होती नहीं है। जब प्रोडक्शन नहीं होगी, चीज की कमी हो जाएगी, तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे ना। तो प्राइस ऑफ गुड्स मतलब कोई भी सामान डबल बिटवीन 1913 19। थर्ड है फोर्स इक्विपमेंट इन आर्मी। अब लड़ाई लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी चाहिए, पर आर्मी भी तो चाहिए। अब लड़ने वाले नहीं है तो क्या है, अब सेना तो लिमिटेड है। तो उन्होंने क्या करा, हर घर से उठा उठा के बंदे मार पीट के, पिस्टल रख के, कनपट्टी पिस्टल रख के, मिसाइल रख के, मार के पीट के फोर्स इक्विपमेंट कराया, आर्मी भर्ती करा के लड़ने चलो, हमारे साथ ट्रेनिंग दी छोटे टाइम पे, चलो लड़ने। फोर्थ पॉइंट है 1918 1919 21 में क्रॉप्स ही फेल्ड हो गई। देखो यार, इंडियन की जो हमारी कंट्री है वहां पे जो क्रॉप्स है उनका हिसाब किताब होता है, डिपेंड होता है बारिश पे। और उस समय तो कोई टेक्निक वगैरह भी नहीं थी कि आर्टिफिशियल कहीं से पानी स्टोरेज कर लिया, कुछ कर ले, लिमिटेड सी थी। मानसून हुआ नहीं, मानसून नहीं हुआ तो भाई बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं तो क्रॉप्स अच्छे से नहीं, और बहुत फसलें भी बहुत बुरी तरह से खराब हो गई, इससे बहुत भारी नुकसान हुआ। फिफ्थ है, अगर फसलें नहीं होगी तो शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। अरे यार, जहां से किसान ही फसल उगाएगा नहीं तो कंट्री में शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। फसलें सब किसानों की खराब होगा ऑल इंडिया, तो शॉर्टेज ऑफ फूड होनी थी। सिक्स्थ, फिर चीजों को बदतर करने के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस भी आ गया। देखो इन्फ्लुएंजा वायरस है, यहाँ पे लिखा है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एपिडेमिक होती है महामारी जो बहुत जल्दी फैलती है। कोरोना से आप एपिडेमिक कहोगे, पर एक स्मॉल स्केल में फैलेगी, उसे एपिडेमिक नहीं कहोगे ना। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक को नाम और नाम से जानते हैं इंडिया में, बॉम्बे इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, और बॉम्बे फीवर भी हो गया। अब हुआ क्या ना यार, देखो हुआ कैसे इंडिया में, यूरोप में देखो शिप्स आ रही थी भाई, वर्ल्ड वार के टाइम पे यूरोप से शिप्स आ रही थी।
अब बाहर की कंट्रीज में फैला स्पेनिश फ्लू, तो वहां से कर करके इंडिया में आता, जाके इंडिया में भी एंटर कर गया। जब एक दो बंदों को इंडियंस को भी हो गया तो फैलता गया फैलता फैलता गया, जैसे कोरोना की तरह। अब आप देखो इसमें अगर मैं एस्टिमेट बताऊं कितने लोग, 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख लोग इंडियंस मारे गए और 5% इंडिया की पॉपुलेशन साफ हो गई, मतलब लाशों में तब्दील हो गई। जगह जगह लाश लगे, ढेर लग गए, कब्रिस्तान सब, शमशान सब कम पड़ गए इनको दफनाने के लिए। और अकेला ऐसा टाइम है इंडियन हिस्ट्री में कि जब इंडिया की पॉपुलेशन गिर गई। यार 5% लोग तो लोग मर ही गए, तो पॉपुलेशन तो वैसे ही गिर गई, ठीक है। फिर जब ये चीजें हुई, वर्ल्ड वार हुआ। इसी बीच में वर्ल्ड वार के टाइम पे आ गए गांधी जी, और गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या मूवमेंट चलाया था, सत्याग्रह का मूवमेंट है। सत्याग्रह में क्या करना है कि आपको वायलेंस तो करना नहीं है, हिंसा नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, चक्कू नहीं, तलवारें नहीं, कुछ नहीं मारना। आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करना होता है, बॉयकॉट करना होता है, इनके सामान को खरीदना नहीं होता, इनके सर्विसेज को डिस्ट्रॉय करना होता है। देखो 1915 में गांधी जी आ गए साउथ अफ्रीका से, और 1906 में क्या हुआ था, गांधी जी ने एक साउथ अफ्रीका में मूवमेंट लगाया रेसिज्म के खिलाफ। रेसिज्म होता है नस्ल भेद, जो ब्लैक लोग होते हैं ना उनको बहुत अच्छा नहीं समझाता साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी मूवमेंट, और वहां पे सक्सेसफुल है। इवन इंडियंस, इंडिया में भी रेसिज्म होता है ना। जब साउथ अफ्रीका में उसे कहता है अपार्थीड, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग व्हाइट एंड। इंडिया में भी देखो, अगर तुम देखोगा, तुम्हें पता हो, पुरानी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो इंडिया, ये ब्रिटिशर ने क्या कहा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब कुत्ते और इंसान, इंडियंस अलाउड नहीं हमारे सिनेमा हॉल में, हमारी जगहों पे। तो आप सोचो कितनी बुरी तरह रेसिज्म करते थे इंडिया के साथ भी। 1970 में गांधी 15 में वापस आ गए। 1970 में गांधी जी ने सबसे पहले छोटे लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट किया, और पहला सत्याग्रह इन्होंने करा चंपारण के, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या था, इंडिगो क्रॉप होती है, इंडिगो जिसे आप कहते हो नील। तो यहाँ पे क्या थे 1917 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चलाया हमारा बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और ये किसके था, इंडिगो क्रॉप थी। देखो इंडिगो होती है नील। अब ब्रिटिशर फोर्स कर रहे थे यार इंडियंस को, तुम इंडिगो उगाओगे, तुम और कोई क्रॉप नहीं उगाओ, क्योंकि इंडिगो से बहुत ज्यादा पैसा मिलता था, ठीक है। इंडिगो क्रॉप की दिक्कत क्या है यार, कि जहां पे भी आप उसे उगाओगे वो जगह फर्टाइल नहीं रहेगी, उपजाऊ नहीं रहेगी। फर्टाइल नहीं होगी तो वो फसल खराब या खेत खराब हो जाता है। तो इंडियंस ने कहा तो सही नहीं। फिर उन्हें मारा पीटा, वो जो हर करके करते थे, अत्याचार करे इन पे, जबरदस्ती मजबूर करा। दूसरी बात, चलो इंडियंस ने माना कि चलो तुम जो बात कह रहे हो चलो उगा भी लेंगे, तो उतना पैसा तो जितना हमारा बनता है, पर ब्रिटिशर ने मना कर दिया। तो गांधी जी ने इनके वॉइस को, मूवमेंट को दिया, और पहला सत्याग्रह करा इनके खिलाफ, ठीक है। सेकंड सत्याग्रह गांधी जी ने करा गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें क्या थे, एक पीसेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, जिनकी पीसेंट क्या होता है, एक फार्मर होता है, एक होता है पीसेंट। फार्मर के पास खुद की जमीन होती है, पीसेंट क्या होता है, दूसरे की जमीन पे काम करता है, थोड़ा सा पैसा भी बहुत कम तंगी होती है। फार्मर पे अपनी जमीन होती है, अपना होता है, ठीक है। पीसेंट क्या होता है, जिसको दूसरे की जमीन पे काम करे। क्रॉप फेलियर हुई, बहुत फर्क हुआ, और प्लेग भी फैल गया। देखो हमेशा देखो बीमारियां भी फैलते रही, इतिहास रहा है कि बीमारियों से इंसान, इंडिया ग्रस्त रहा है। प्लेग देखो कई तरह से होता है यार, चूहे के काटने, चूहे के भी होती है ना, चूहे के काटने प्लेग फैलता है। तो चूहे वगैरह की थे उस समय प्लेग, एपिडेमिक मतलब महामारी, यहाँ भी कई लाखों लोग मरे। अब जब इंडिया में इतनी हलचल मच रही है, वर्ल्ड वॉर में इंडिया को घसीटा लगेगा, तो इंडियन फार्मर क्या पैसे ही नहीं बचे। तो क्रॉप उनकी फेलियर है। किसान किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप पे। अब वो क्रॉप ही नहीं रहेगी तो वो कहां से पैसा देगा, तो अनेबल टू पे रेवेन्यू, दे नहीं पा रहे लैंडलॉर्ड्स उनको। तो उन्होंने फिर इसमें भी रिलैक्सेशन दिलाया कि यार इस टाइम पे हमारा पैसा, इनका लोन भी माफ करवाया। थर्ड सत्याग्रह चला गया 1980 में गुजरात के अहमदाबाद में। वहां पे क्या होता है, कॉटन मिल वर्कर जो थे उनको बहुत कम पैसे दिए थे, वेजिस, है ना। एक होती है बेटा सैलरी और एक होती है वेजिस। सैलरी होती है पूरे मंथ के बाद मिलती है, वेजिस होती है रोज के दिहाड़ी सिस्टम। तो बहुत कम मिलता था, और सामानों की गुड्स के इंक्रीज, तो उनका गुजारा नहीं था। तो यहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह का मूवमेंट ला के इनकी मदद करी। इन्होंने देखा कि गांधी जगह जगह सत्याग्रह करे, मूवमेंट कर रहे, आंदोलन, लोगों में प्रोटेस्ट का माहौल है, तो उन्होंने एक रोलेट एक्ट निकाला इन सबसे निपटने का 1990 में। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहां से पास हुआ। इन्होंने कहा कि इट ऑथराइज द पीपल गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट इन ट्रायल। इसको ब्लैक लॉ के नाम भी। देखो होता क्या इसमें, नॉर्मली क्या होता है यार, मान लो आप कोई क्राइम करते हो, कोई भी कोई मूवमेंट करते हो पुलिस के, तो आपके फिर पुलिस केस होता है, फिर आपको कोर्ट से सजा मिलती है, बरी हो गए सजा मिलेगी, ऐसा होता है। इन्होंने क्या कहा कि यार कोई भी इंसान है, अगर हमें शक भी है ना कि ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में है या कोई इलीगल एक्टिविटी, उसको उठा के पटक देंगे, कोई कोर्ट नहीं आना, कोई थाने नहीं आना, सीधा उठा के जेल में डालो और 2 साल की सजा होगी। बात समझे। अब नुकसान क्या है, किसी भी इंसान को जिसको लगता था, शक होता था
आप सड़कों पे घूम रहे आराम से, आप गिरेबान पकड़ के चल भाई साहब 2 साल की सजा। कई लोग उठा उठा के उन्होंने ऐसे डाल दिया। अब गांधी जी ने इसके खिलाफ, ये तो गलत बात है ना, किसी को भी उठा कर डाल देंगे जेल में। तो गांधी जी ने क्या करा, रोलेट सत्याग्रह का 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट करा। हड़ताल हुई, स्ट्राइक हुई, जगह जगह दुकानें बंद करी गई, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, कई बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई, जिससे ब्रिटिशर डर गए। उन्होंने कहा यार इंडियंस में तो कभी यूनिटी का माहौल देखा नहीं। ब्रिटिशर गॉट फ्राइटेंड, काफी डर गए। इन्होंने क्या करा, इसके रिटेलिएशन के जवाब में अमृतसर के कई सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में काफिला जा रहा था, पीसफुल प्रोसेशन, लोग जा रहे थे ऐसे रैलीज करते, उन्होंने इस पर गोलियां चलाई जिससे लोग मर गए। अब कई सारे लोग मर गए तो फिर गुस्सा हो गए, फिर उन्होंने क्या करा, इंडियंस ने जवाब में क्या करा, बैंक्स पर अटैक करा, पोस्ट ऑफिस पर अटैक करा, रेलवे स्टेशन पर अटैक करा, आगजनी करी, कि जलबासें चलाई, सब करा। जब यह फिर अंग्रेजों की बारी आई, उन्होंने एक मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ क्या मेरे भाई की 3 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो गए। कर्फ्यू होता है, देखो कर्फ्यू में क्या होता है कि आप घर से बाहर निकलते, दिख गए तो गोली मार देंगे, है ना। तो ऐसी मार्शल लॉ में 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो गए। जब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर अटैक कैसे करेंगे, हड़ताल कैसे करेंगे, प्रोसेशन कैसे करेंगे, प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, स्ट्राइक कैसे, कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। फिर चलते हैं 13 अप्रैल 1919 का। 13 अप्रैल 1919 का दिन आया जिसे आप जलियांवाला मैसेकर कहते हो। बहुत सारे लोग मरे। इसमें हुआ क्या, देखो उस दिन बैसाखी का मेला भी था, तो कई सारे लोग वैसे भी इकट्ठे हो रखे थे। कुछ लोग थे रोलेट एक्ट के विरोध में थे, और कम से कम जलियांवाला बाग अमृतसर में 15,000 से 20,000 लोग इकट्ठे हो गए। तो ये देख के अंग्रेज घबरा गए। 12:40 पे उनके सोल्जर्स ने इन्फॉर्म किया जनरल डायर को, जो उनका हेड था, कि जनरल डायर साहब, आप तो कह रहे थे आपने यहाँ मार्शल लॉ लगा रखा है, यहाँ तो 20,000 लोग इकट्ठे हो रखे एक साथ। तो 90 सैनिकों के साथ शाम के 4 बजे जनरल डायर जो है यहाँ पे एंट्री करता है। और देखो जो ये जलियांवाला बाग का सीन है, जो एरिया का पार्क है, जो उसका हिसाब किताब के यहाँ पे लंबी लंबी 10-10 बाउंड्री फीट की बाउंड्री, कि आप कूद के भी नहीं जा सकते। उसका एक एंट्री और एक ही एग्जिट है, मतलब जिससे एंट्री करोगे वही एग्जिट है। मतलब थिएटर की तरह नहीं कि बाहर से एंट्री कर रहे हो साले दूसरे जाना है, ये वही एंट्री होगी। तो वो ब्लॉक कर दिया और बिना किसी वार्निंग के लोगों पे गोली चला दी। 10 मिनट में 1650 राउंड फायर करे। देखो 10 मिनट में 1650 राउंड फायर करे, 1000 लोग मर गए कम से कम। इससे ज्यादा थे, ऑफिशियल आंकड़ा 10,000 मरे, 20,000 किसी को नहीं पता, और जो ऑफिशियल है 1000 लोग मर गए और 2,000 लोग इंजर्ड हो गए, है ना। अच्छा, इसमें कुआं भी था बेटा, जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं भी था। तो कई लोगों ने जान बचाने के लिए क्या, उनको पता है मरना ही है, पर ये है ना आगे कुआं पीछे खाए, गोली से मरने से अच्छा कुएं में कूद के मर जाए। 120 लाशें तो कुएं के अंदर से मिली, और इवन लोग बताते कि इन्होंने जैसे कुएं के अंदर जो जब मरी, ऊपर से भी इनके ऊपर गोलियां मारी ताकि वो मरे। तो इतने सारा इन्होंने क्रूर हत्याकांड करा जलियांवाला बाग कांड में, जनरल डायर में। बाकी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता होगा जनरल डायर को इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने यहाँ पे जाके लंदन में जाके जनरल डायर को गोली मारी थी कई सालों बाद। इसके नाम पे हम जिस एरिया में रहते हैं उधम सिंह नगर, वो पड़ा। अब जब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गई, जितने सारे लोग मर गए, तो इस बात को बहुत पब्लिक में भी क्रिटिसाइज करा और देशों में क्रिटिसाइज करा, न्यूज़पेपर में छापा गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग बड़े गुस्से में आ गए, ताव लोग है, रोडों पे जमा हो गए, रोडें बंद कर दी इंडियंस ने, स्ट्राइक्स हुई, जगह जगह हड़तालें हुई, पुलिसों को मारा गया, कनपट्टी चांटे चांटे लात घूसे करके पुलिसों को मारा गया, जो कि बिल्कुल हमारे इंडियन ने सही करा। बिल्डिंगों से अटैक करा गया, आग जलाई गई, भाई तुम हम लोग हमारे इंडियंस को तकलीफ दोगे तो हम लोग तुम्हें कैसे छोड़ देंगे, अली पॉलिसी। अब रिटेलिएशन में अंग्रेजों ने क्या करा, ब्रूटल रिप्रेशन करा। दबाने के लिए क्या क्या करा उन्होंने, लोगों को पकड़ पे वही पिस्टल लगा के रख के उनकी नाक रगड़वाई, उनको क्रॉल कराया गया, जमीन पर रेंग के रिंगवाया गया, जबरदस्ती सैल्यूट कराया गया, सैल्यूट करो मैं, ताकि दिखाने के लिए हम तुमसे सुपीरियर है। बॉम्ब करे, कई जगह बॉम्ब गिराए गए। अब जब गांधी जी देखा गया इतना वायलेंस हो रहा, तुम्हें पता है गांधी जी का सीन ही है, जहां वो देखेंगे कि इंडियंस थोड़ा मजबूत हो रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो अपना मूवमेंट विड्रॉ कर लेते। इससे क्या होता है, मूवमेंट जो पावर में चल रहा था वो खत्म हो जाता था, क्योंकि गांधी जी बड़े लीडर है, सब उनकी बात। तो गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया। अब गांधी जी ने सोचा कोई अलग तरह से मूवमेंट चलाना है और बड़ा मूवमेंट चलाना है बड़े स्केल पे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर दूं, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करूं। और उन्होंने एक ऑप्शन, मेरे को एक मौका मिल भी गया। देखो हिंदू डिमांड करे स्वराज, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, और वो लड़ रहे थे ब्रिटिशर से। सेम मुस्लिम का क्या था, खिलाफत इशू था। हुआ क्या कि वर्ल्ड वार 1 हुआ, मैंने आपको बताया था, उसमें ब्रिटेन जो है टर्की से लड़ रहा था, और टर्की का राजा कैलिफेट कहते थे, हिंदी में से कहते हैं खलीफा। तो ब्रिटेन जो है टर्की वालों से जीत जाता है, और जो बंदा एक खलीफा था यानी कि राजा साहब, इसकी इज्जत करते थे। तो
कहीं ना कहीं से खबर फैल गई, अफवाह फैल गई कि यार कैलिफेट के साथ बहुत बुरा करने वाले हैं, उस उनको मार दें, कुछ कर दें, कुछ भी बहुत बुरा होने वाला है। तो जितने भी सपोर्टर थे, मुस्लिम सपोर्टर्स थे, सारे के सारे आ गए। 1999 मार्च में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई 2 भाइयों के द्वारा। मोहम्मद अली और शौकत अली थे, दोनों यंग लीडर्स थे, बहुत गर्मजोश थे, खून से भरे हुए थे। उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई। सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ कलकत्ता में। वहां गांधी ने अदर लीडर्स को भी कन्विंस करा कि यार तुम खिलाफत यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को खिलाफत और स्वराज दोनों के मूवमेंट को सपोर्ट करो, हमारे साथ हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। फिर एक प्लानिंग बनाई गई और फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, टाइटल सरेंडर करेगा। जितने भी टाइटल्स मतलब ब्रिटिश सरकार ने हमारे इंडियंस को दे रखे थे, वो सारे के सारे सेलेक्ट वो करेगा, सरेंडर मतलब खत्म करेगी, वापस ले लो अपना टाइटल, हमें जरूरत नहीं, हमें इंडिपेंडेंस की जरूरत है। बॉयकॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी सारी बॉयकॉट मतलब ना उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे सिविल सर्विस में इंडिया ने कहा पेपर में नहीं बैठेंगे, हटाओ। आर्मी, तुम्हारी आर्मी हम जाएंगे नहीं, कोर्ट में तुम्हारे जाएंगे नहीं, स्कूल में हम तुम्हारे जाएंगे नहीं, फॉरेन गुड्स तुम्हारे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम्हारा पैसा कहां से बनेगा, तुम हमसे कॉपरेट ही नहीं करेंगे। देखो टाउन्स में कैसा चल रहा था मूवमेंट, कई सारे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ने अपना गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, मतलब जितने ब्रिटिशर्स के बनाए स्कूल थे सारे के सारे छोड़ दिए, वो घर बैठ गए। टीचर और हेडमास्टर जो पढ़ाने वाले थे, टीचर्स हेडमास्टर भी एक पोजीशन हुआ करती थी, पोस्ट हुआ करती थी, तो वहां पे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया अपने पोस्टों से। जितने भी इलेक्शन थे बॉयकॉट कर दिए, कोई इलेक्शन नहीं होगा, नाम वोट देने जाएंगे नहीं घर से। फॉरेन गुड्स जितना भी बाहर से सामान आता था, चप्पल, जूता, घड़ी, मशीन, कपड़े, सब उन्होंने कहा पहनेंगे नहीं। लिकर शॉप से पिकेटिंग, जो दारू के शराब के थे उनके फैक्ट बंद कराया गया, पत्थर बरसाया गया, उनको बंद कराया गया। फॉरेन क्लोथ्स को चलाया गया, जितने भी खाने बाहर के सामान जो ब्रिटिशर ने बनाए थे कपड़े, सारे के सारे क्या कर दिए इन्होंने, जला दिए। अब रिजल्ट क्या हुआ, देखो जब ये कोई भी मूवमेंट होता है उसका कोई रिजल्ट होता है, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। तो इसमें रिजल्ट में क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ, जब बाहर से, देखो एक होता है एक्सपोर्ट, यहां से कोई सामान बाहर जा रहा है, मैं अमेरिका लेके जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। अमेरिका से कोई सामान आ रहा है इंपोर्ट, तो ऐसी जो ब्रिटेन का इंपोर्ट था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि यार लोग तो उनके कपड़े पहनने को राजी नहीं है। सेकंड है मर्चेंट ट्रेडर रिफ्यूज ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, जितने मर्चेंट थे, व्यापारी थे, तो उन्होंने कहा कि हम फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं। होता क्या था कि यार मैंने मान लो कोई आपको पैसा दे दिया, तो आपने बदले उन्होंने कुछ सामान दे दिया, तो उन्होंने कहा फॉरेन तो सामान चलेगा ही नहीं भाई, इंडियन का सामान चलेगा। तीसरा है प्रोडक्शन इंडियन टेक्सटाइल हैंडलूम में डिक्रीज्ड, इंक्रीज होगा बेटा, डिक्रीज नहीं होगा, ये होगा मेरा इंक्रीज्ड। अब देखो कोई बाहर का सामान दे के राजी नहीं है, अंग्रेजों का बनाए मशीनों में राजी नहीं है, कपड़ों पे पहन के राजी नहीं है, तो इंडिया के जो इंडिजेनस जो घर बैठे बनाते थे कपड़े खादी से, वो वाले बढ़ गए, क्योंकि अब सबको रोजगार मिल गया था। अब हम समझेंगे कि यार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम शॉर्टकट में लिखा मैंने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन क्यों हो गया, उसकी धीमी गति हो गई, धीरे धीरे क्यों चलने लगा। देखो पहला है खादी क्लोथ्स और मोर एक्सपेंसिव। जैसा गांधी जी ने कहा कि खादी क्लोथ पहनो, इंडिजिनस कपड़े पहनो, इंडिया के कपड़े पहनो, पर देखो वो तो घर में बनते थे ना, मशीन तो हमारे पास थी नहीं। अब घर में कोई इंसान सुबह से लेकर रात तक एक जोड़ी कपड़ा बना पा रहा है, तो उसको एक्सपेंसिव होगा। मशीन से एक दिन में हजारों कपड़े निकल रहे, तो बहुत एक्सपेंसिव थे, तो पीपल एफर्ड ही नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं था इंडियंस के हाथ में। लैक ऑफ इंडियन सो स्टूडेंट्स एंड टीचर ज्वाइन पे। इंडिया के पास इंस्टीट्यूशन थे, इंडियन स्कूल तो उन्होंने सारे बंद करा दिए, गुरुकुल गुरुकुल, तो बच्चे थे ही नहीं स्कूल, और तो टीचर्स के पास और स्टूडेंट के पास था कि यार घर बैठ जाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे, तो इसलिए उन्हें वापस स्कूलों में जाना पड़ा। लॉयर्स ने भी वापस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि फिर गवर्नमेंट कोर्ट थे नहीं, इंडियन कोर्ट तो थे नहीं, जितने भी कोर्ट थे ब्रिटिशर थे, तो यहाँ से देखो मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। अब गाँव में चलते हैं, गाँव में कैसे चल रहा, गाँव में दो तरह के मूवमेंट चले थे, एक पीसेंट रिवॉल्यूशन और एक होता है ट्राइबल का। पीसेंट मैंने आपको बताया जिसकी अपनी जमीन नहीं होती। अवध की बात है, दो पॉइंट्स पे लड़ रहे थे। एक इनका बहुत ज्यादा रेंट वसूला जाता था, जिस भी जमीन पे काम करते थे, खेती करते थे, उनसे बहुत ज्यादा वसूला जाता था। और दूसरा उनको बेगार के थे, देवर फोर्स टू बेगार। बेगार का मतलब है कि जब आप कोई काम भी करा रहे हो उसका भी पैसा नहीं, मतलब फ्री में काम करना पड़ेगा। अंग्रेजों की देखो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स में शामिल थे। मैं कह रहा हूँ ना कि अकेला नहीं था, कुछ इंडियंस भी गद्दार थे जो इनकी मदद करते थे इनडायरेक्टली। वो सिर्फ अपने लिए कहते कि हमारे पैसा बने, क्या दिक्कत है, हमारे इंडिया के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ अपने लिए कि हमारे पैसा कहाँ से है। इनकी डिमांड क्या क्या थी, देखो पहला था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जितना पैसा ले जाए कम लिया जाए। बेगार हो ही ना यार, फ्री में हम कोई काम नहीं करेंगे, मैं चाहे कम पैसा दे दो पर चाहिए पैसा। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंड, ऑपरेसिव मतलब बहुत अत्याचारी, देखो यार बहुत अत्याचार करते थे, बहुत ज्यादा ब्याज लगाते थे, पैसा बहुत कम देते थे, काम फ्री में काम करवाते थे, बहुत तरह के इनके टॉर्चर करते थे। इनकी मदद के लिए बाबा रामचंद्र है। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, मतलब घर बार से कोई मतलब नहीं, ना बीवी ना बच्चा। उन्होंने मूवमेंट चलाया नाई धोबी बंद। ना देख नाम से समझो, नाई धोबी बंद मतलब बेसिक सर्विसेज नहीं मिलेंगी। नाई क्या करते हैं, बाल काटते हैं,
उन्होंने कहा हमारे जितने भी नाई है, कम्युनिटी है, वो किसी भी ब्रिटिशर्स के कोई भी बाल नहीं काटेगा। धोबीबंद मतलब कोई भी धोबी मतलब जो वॉशरमैन होता है, कपड़े धोता है, कोई भी ब्रिटिश कपड़े नहीं धोगा। नए धोबीबंद वाला मूवमेंट चलाया, थोड़ा सा सक्सेसफुल भी हुआ। फिर यहाँ पे चलो आप ट्राइब्स में, दूसरा वाला कौन सा था, देखो एक ट्राइबल पीपल। ट्राइब मतलब होती है जाति पिछड़ी, जंगलों में ज्यादा रहती है। गुडैम हिल के आंध्र प्रदेश में, वहां क्या करती थी एक ब्रिटिशर गवर्नमेंट, इन्होंने कहा कि कोई भी ट्राइबल पीपल जो है फॉरेस्ट में नहीं आएंगे। अब जो भी ट्राइबल पीपल होते हैं जो उसमें रहते हैं, जंगलों में रहते हैं ना, तो उनको देखो फॉरेस्ट ही उनका सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, वहीं से पैसा आएगा, वहीं से खाना खाएंगे, वहीं से फल खाएंगे, वहीं से लकड़े जलाएंगे। तो जब इन्होंने बैन करा तो उनको लगा यार वो जिएंगे कैसे, जंगल से तो उनका सारा ही काम जाए, रहते जंगल में, सोते जंगल में, खाते जंगल की चीजों से, जानवर वहां ले आते चराने के लिए। दूसरा उनको बेकार, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्री में काम कराया जाता था, तो इस बात पे लड़ रही। इनकी मदद के लिए आए एलिरिस सीताराम राजू। ना सीताराम राजू ने क्या करा इनकी मदद के लिए, उन्होंने सबसे पहले अपने बताया कि यार मेरे पास स्पेशल पावर्स है भाई। इंडिया में तुम्हें सुपर हीरो बनने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए अपने आप को भगवान की तरह दिखाना ही पड़ता है। लोग आपके पीछे नहीं आते जब आप दिखाओगे आप स्पेशल पावर्स, आप चमत्कार कर सकते कुछ भी। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया मेरे पास स्पेशल पावर है और प्रेडिक्शन भी कर सकता हूँ कि यार क्या होने वाला है, और मेरे पे इतना दम है कि मैं बुलेट्स भी मारोगे ना मेरे पे, वहां से गोलियां भी चलाओगे तो मेरे पास असर नहीं करेगी। तो लोग इनके पीछे आए। इनकी एक थ्योरी थी कि यार इंडिया को अगर आजाद होना है ना तो नॉन वायलेंस के दम पे, अहिंसा के दम पे नहीं होता। यानी कि आपको जो थप्पड़ मार रहे हैं आप चुपचाप कह रहे हो कि दो और मार लो, आपको वहां से अगर गोलियां चल रही है, यहाँ से गोलियां चलाने की, वहां पे लात घूसे बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी लात घूसे बढ़ रहे हैं, तभी ठीक होंगे। और ये पॉलिसी सही भी है भाई एक तरह से वायलेंस वाली। इन्होंने कहा कि लोगों का खादी कपड़े पहनो और पीना खाना छोड़ दो, ड्रिंकिंग व्रिंकिंग छोड़ दो, नशे में रहोगे तो देश को कब आजाद करो। 1920 में इन्होंने ट्राइबल लोगों के साथ मिलकर गोरिल्ला मूवमेंट है। गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है, छुप के हमला करा जाता है। देखो ब्रिटिशर अवेयर नहीं, हमला होने वाला, सडनली हमला करते थे। पुलिस स्टेशन पे अटैक करा गया, इसमें कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर को मारा गया, ठीक है। और सीताराम राजू को हालांकि फाइनली 1924 में सीताराम राजू की डेथ हो गई। एक बात मैं आपको यहाँ ये बताना भूल गया कि देखो ये पीसेंट रिवॉल्यूशन जब हुआ था, ये वाला नए धोबी बंद हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, पीसेंट मूवमेंट अचानक वायलेंट हो गया। तालुकदार तो मर्चेंट्स को अटैक करा गया, जितने भी तालुकदार थे, मर्चेंट थे, जिनको खुंदक में थे, अटैक करा गया। बाजारों को लूटा गया, बाजार में जितना भी सामान था सारा लूटा इन्होंने, पीसेंट वालों ने। और ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, जहां भी अनाज के भंडार थे वहां उन्होंने अपने कैप्चर में करे, लोगों में खुद ही अनाज बांट दिया इन्होंने पीसेंट रिवॉल्यूशन में। बात समझ आई आपको। गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक, वो वाइसरॉय इरविन को लेटर लिखा, उसमें 11 डिमांड थी, कुछ तो सॉल्ट को लेके थी भाई। फिर गांधी ने कहा कि सॉल्ट सत्याग्रह मानू करूंगा मैं। अब सॉल्ट सत्याग्रह में देखो दांडी मार्च का जिक्र है। सवाल ये उठता है कि नमक ही क्यों लिया भाई, क्योंकि देखो नमक के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए थे उन्होंने। प्लस ये इंडियंस को नमक नहीं बना दे रहे थे कि खुद नहीं बना सकते आप, जो हमने नमक बनाया वही कर दो। प्लस जो नमक ऐसा चीज है जो अमीर गरीब सब खाते, तो उसने दांडी मार्च में क्या करा है, सॉल्ट मार्च था 12 मार्च 1930, यानी 12 मार्च 1930 को गांधी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ निकले। स्टार्टिंग पॉइंट था उनका साबरमती आश्रम गुजरात से, और इन्हें पहुंचा दांडी गुजरात। डिस्टेंस की बात करूं तो 240 माइल्स था ये, और हर दिन ये 10 माइल चलते थे। टारगेट था कि 10 माइल चलेंगे, इतना चलेंगे। 24 दिन लग गए और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, और वहां पे इन्होंने दांडी ये नमक बना के ये सॉल्ट लॉ तोड़ दिया, खुद नमक बना दिया और तोड़ दिया। और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट भी होगी। अब आपको समझ आ, एक नंबर का क्वेश्चन आता है यार, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फर्क क्या था। नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार से कॉपरेट नहीं करना, उनकी बात नहीं सुननी। सिविल डिसोबीडियंस का है कि कॉपरेट तो नहीं करना, पर जो लॉस उन्होंने बना रखे हैं, नियम कानून, वो सारे के सारे तोड़ने भी हैं। दोनों में फर्क समझ आ गया। खाली यहाँ पे कॉपरेट नहीं करना, यहाँ पे सारे इनके नियम कानून भी तोड़ने। अब इसमें और इन्होंने क्या करा, वही शॉप्स बंद कर दी, हड़ताल करी, अल्कोहल की दुकानें बंद कर दी, सारी की पत्थर फेंके, स्ट्राइक करी। ब्रिटिश सरकार रिटेलिएशन में क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, एक के बाद कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे एक के बाद एक अरेस्ट करने लग गए, ताकि लोग हिम्मत तोड़े। वायलेंट क्लैशेस हुए, इनको बहुत मारा गया। अब्दुल गफार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी बोले जाते हैं, अपने 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। कम से कम 1 लाख लोगों को अरेस्ट करा गया, अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, इंडियंस को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को देखा बहुत बेकार लगा यार कि लोग अरेस्ट हो रहे हैं, हमारे इंडियंस को मारा जा रहा है, ब्रूटली ट्रोल करा जा रहा है, हर तरह से इनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके लिए फेमस है, कॉल ऑफ कर दिया। फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, गांधी जी के बीच और इरविन वाइसरॉय के 5 मंथ। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या है, गांधी जी को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना जाना था, अगेन लंदन जाना था।
गांधी जी ने डिमांड करा कि यार तुम ठीक है, मैं जो भी तुम बातें कह रहे हो मान लूंगा, पर जितने मेरे पॉलिटिकल लीडर आपने इंडिया के अरेस्ट कर रखे बड़े बड़े लोग, सबको छोड़ दी जाए। गांधी जी लंदन गए अटेंड करने के लिए, पर गांधी जी की किसी ने बात सुनी नहीं, गांधी जी को बोलने का मौका नहीं दिया, सब अपने चला जाए, गांधी जी कोई बात नहीं बनी। गांधी जी बहुत डिसअपॉइंटेड वहां से है। प्लस इनकी डिसअपॉइंटमेंट और बढ़ गई जब उन्होंने देखा अब्दुल गफ्फार खान और JL नेहरू दोनों जेल में है। मतलब यहाँ तो उन्हें वादा करा था कि तुम्हारे छोड़ देंगे पॉलिटिकल लीडर्स को, पर दोनों के दोनों अभी भी जेल में थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर करे, कोई इसकी बात नहीं माने, कोई कानून नहीं चलेंगे। गांधी जी ने फिर दोबारा रिलॉन्च करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पर 1934 आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने अपना मोमेंटम भी खो दिया। अब हम समझेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स ने किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले बात करता हूं वुमेन की। जब दांडी मार्च में कई सारी लेडीज जो है हजारों की संख्या में गांधी जी को सुनने के लिए भाई बाहर निकल आती थी। कई मार्चिस थे जिनके मार्च होते थे, प्रोटेस्ट के लिए मार्चिस, लंबे लंबे काफिले चलते थे, रैलियां चलती थी, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। इवन उन्हें गांधी के सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी जो सॉल्ट लॉ था तोड़ा, उसने मदद करी। कई सारी वुमेन तो जेल भी गई। बात समझ आ गई। फिर चलते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की। इस तरह से देखो, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने बहुत ज्यादा नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करा, एक्सेप्ट नागपुर रीजन में। खाली नागपुर रीजन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने रिपोर्ट किया। जो यहाँ पे देखो, देयर मूवमेंट वाज अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, जो बहुत कम तनख्वाह दी जा रही थी, वर्किंग कंडीशन डेंजरस थी, उनको जानवरों से बदतर की तरह ट्रीट किया जाता था, पैसे ढंग से नहीं दे रहे, टाइम पे पैसा नहीं मिलता था, अत्याचार होता, टॉर्चर होता था, उनकी मर्जी के खिलाफ काम कराया जाता था। जो कांग्रेस थी उन्होंने वर्कर्स को सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे तो वर्कर्स किससे लड़ रहे, इंडस्ट्री की वजह से पैसा मिले, ये मिले, तनख्वाह मिले, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। और जो इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट करा भी, तो उन्होंने किस तरह से करा, गांधी के प्रोग्राम को अडॉप्ट करा, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये सब चीजें करी। बिजनेस क्लास की बात मानो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह से पॉलिसी बनाई थी कि देखिए कुछ बिजनेस एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, तो जिससे बिजनेस क्लास को बहुत नुकसान हो रहा था। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स थे, दे वांटेड प्रोटेक्शन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। बाहर से सामान मंगा रहे फॉरेन गुड्स, उसे प्रोटेक्शन चाहिए थी, कस्टम ड्यूटी कम चाहिए थी, बहुत हैवी टैक्स लगा रहे थे, जो कि बिजनेस क्लास को गवार नहीं था। तो इसीलिए चक्कर में उन्होंने दो सेपरेट सोसाइटी बनाई, दो फेडरेशन बनाई है, FICC फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में, दूसरी ने बनाई इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1922। बिजनेस क्लास ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करा। जो बिजनेस क्लास को लीड कर रहे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला, दोनों के दोनों जो है बिजनेस क्लास को बहुत अच्छे से लीड कर रहे थे। अब हम समझेंगे कि लिमिट्स क्या थी, मतलब क्या उसमें कमियां रह गई सिविल डिसोबीडियंस में। सबसे पहले कमी थी नॉट ऑल सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस। कौन कौन से ग्रुप थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, दलित एंड मुस्लिम। देखो दलित का क्या सिग्नल, कांग्रेस had ignored दलित बिकॉज ऑफ फियर ऑफ ऑफेंडिंग हाई क्लास हिंदू। दलित होते जो नीची लोअर कास्ट का जिन्हें कहा जाता है, या फिर लोअर काम करते हैं, लो सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कांग्रेस को डर था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को डर था कि अगर हम दलित को अपने साथ लेके चलेंगे तो जो हाई क्लास हिंदू है जो इन पर राज करते हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे, तो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्होंने इसलिए कांग्रेस ने दलित से अलग ही रखा। गांधी जी सपोर्टेड दलित, कॉल्ड देम हरिजन्स। दलित को गांधी जी ने सपोर्ट करा, उन्होंने हरिजन नाम दिया, जो आप बोलते पे हरिजन सीट आ रखी है कहीं पे, ये हरिजन है, तो इसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कह रहे दलित भी जो है भगवान के ही बच्चे। तीसरा है गांधी जी बिलीव स्वराज वुड नॉट कम इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट डन। गांधी कहते हैं जब छूत अछूत, जब तक एलिमिनेट नहीं होगा स्वराज नहीं आएगा, कभी इंडिपेंडेंस नहीं आएगा। अनटचेबिलिटी एक बीमारी की तरह है जो आपको खोखला कर दे। पुराने जमाने की बात करो, अभी भी कई जगह होता है कि जिस नलके से आप पानी पी रहे, हाई क्लास वाले, लोअर क्लास वाले नहीं पी सकते, वो आपके घर के अंदर नहीं बैठ सकते। मान लीजिए आप आपके घर पे आए तो घर के बाहर बैठेंगे, डेली क्रॉस नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, आपके घर पे अलग से उन्हें खाना दिया जाएगा। बहुत सारे होते हैं। बहुत पुराने लेवल की बात करूं मैं, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में, वहां क्या होता था, अगर लोअर कास्ट पर्सन है तो जब भी वो घर से बाहर निकलेगा ढोल बजाता हुआ निकलेगा। इसका मतलब था कोई अपर कास्ट बंदा अगर घर के बाहर है तो वह घर के अंदर चला जाए। नहीं तो क्या होता था, अगर किसी लोअर कास्ट के बंदे की मान लो हाथ की परछाई भी अपर कास्ट पे, तो उसका हाथ कटवा दो। उतना टॉर्चर टाइप होता था। सेपरेट इलेक्टोरेट वो चूज 40 मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव मेंबर। सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करते हैं। इलेक्टोरेट का मतलब अपने अलग इलेक्शन होंगे, दलित के खाली दलित वालों के अलग इलेक्शन होंगे, वही पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी जी वास अगेंस्ट, गांधी जी कह रहे थे यार हम चाह रहे यूनाइटी होना, है ना, हम चाह रहे सब इकट्ठा की बात करें, हम अपने इंडिया की बात करें, हम भारत की बात कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि दलित वालों को अलग अलग दे दो, तो इसके खिलाफ थे।
बी आर अम्बेडकर फॉर्म डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस मतलब लोअर क्लास एसोसिएशन बनाया 1930। बी आर अम्बेडकर को भगवान कहा जाता है भाई इसको। जितने भी सीटें रिजर्व है लोअर क्लास के लिए, या आप इसमें देखते हो गवर्नमेंट सर्विसेज में या फिर स्कूल्स में कहीं भी, सारी की सारी बी आर अम्बेडकर ने लाई। गांधी जी बिकेन फास्ट अनटू डेथ, कि जब तक मर नहीं जाऊंगा मैं अपना खाना नहीं खाऊंगा, दैट इज कॉल्ड गांधी जी बिकेन फास्ट। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक पूना पैक्ट साइन हुआ। तो कब से डेट पूछ सकते हैं आपसे कि पूना पैक्ट कब साइन हुआ? सितंबर 1932। इट गेव डिप्रेस रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट बट दे वर नॉट टू वोट बाय जनरल इलेक्शन। इसमें क्या हुआ कि भाई जितने भी डिप्रेस क्लास सोसाइटी के लोअर कास्ट थे या फिर उनको भाई सीटें मिल गई, रिजर्व सीट, मतलब उनके लिए इसको सीटें आएंगी सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट काउंसिल। तो ये समझा कि इस तरह दलित पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, और हिंदूज और मुस्लिम के बीच एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया। वो हमेशा से रहा है, उस टाइम पे भी हो गया। हिंदूज ने बना रखी थी हिंदू महासभा, मुस्लिम्स ने बना रखी थी मुस्लिम लीग। कांग्रेस चाहती थी कि दोनों साथ में लड़े, मतलब अलायंस, मतलब दोनों गठबंधन कर ले। 1927 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की आगे बात करी, पर उनके लीडर जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि इलेक्शन के मुस्लिम के अलग ही होंगे, मतलब अगर मुस्लिम वोटिंग चल रही तो उसमें कोई हिंदू पार्टिसिपेट नहीं करेगा वोटिंग में, सारे के सारे मुस्लिम पार्टिसिपेट करेंगे, इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। कांग्रेस वांटेड जो है, कांग्रेस ने कहा भाई ऐसे तो हमारा देश टूटेगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ चाहिए। मुस्लिम लीग की कंडीशन क्या थी कि सबसे पहले रिजर्व सीट मिले सेंट्रल असेंबली में, दूसरा रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन मुस्लिम प्रोविंस बंगाल। बंगाल और पंजाब में बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस थी। तो वो कह रहे थे कि यार अगर देखो हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा, तो यहाँ पे सीटें भी ज्यादा मिलनी चाहिए। इस हिसाब से प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन हुआ। मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मूवमेंट डाई आउट हो गया, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो गया यहीं पे, है ना। आगे जाके थोड़ा और बढ़ाना चाहूँ तो देखो, आखिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, फोक सॉन्ग्स करे, पेंटिंग कर मोटिवेट करा। इस वीडियो में बेटा इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।